नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है आज भी मैं शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ और अपने परिवार के साथ में एक बहुत ही अच्छी और संतुलित जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ। सबसे पहले तो विश्रांति ग्रुप को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। दोस्तों, तकरीबन 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है। मेरे घर में पहले ही मैं शराब की बर्बादियां देख चुका था, क्योंकि मेरे पिताजी भी शराबी थे। और 2010 में मेरा एक ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था। हमारे राजकुमार भाई जो ए के मेंबर है, अभी फिलहाल में शिलोंग में है, तो उन्हें लगता था कि भाई इंटरनेट पे हिंदी में काफ़ी कम शेयरिंग से या नहीं के बराबर है, तो उस वक्त उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की थी और पहली बार मेरे अनुभव मैंने शेयर किए थे रिकॉर्डेड। तो काफ़ी लोगों तक वो मेरे अनुभव जा चुके हैं। आज भी कई बार लोगों के फ़ोन आते हैं और कई लोग बोलते हैं कि दोस्तों उन अनुभवों से हमें ताकत मिली है। खुद मुझे भी इन चीज़ों से हमेशा समय समय पे ताकत मिलते रही है, क्योंकि ए में आने के बाद ही दोस्तों ये जो देने की जो बात है, देने का जो सुकून है, आनंद है, वो जो मैं पाता हूँ ए में, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है दोस्तों कि मैं जिस अल्कोहलिज्म को झेल के आया, उसके बावजूद भगवान ने मेरे ऊपर में एक बहुत ही बड़ी विशेष कृपा की है कि मेरे जैसे अल्कोहलिक को, जो बिल्कुल बेकार और किसी काम का नहीं था, तो अपने अनुभवों के माध्यम से कहीं तो भी मुझे एक काम का इंसान बनाया है। दोस्तों, घर में शराब पहले ही थी। मेरे पिताजी शराबी थे और अच्छे तरीके से जानता था कि एक शराबी कैसे बर्बाद होता है, कैसे उसके परिवार को सारी चीजें सफर करनी पड़ती है। मगर उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी एजुकेशन चालू थी और अच्छे लोगों की संगत थी, कुछ अच्छे गुण मेरे में थे, जिसकी वजह से तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने अपना जो एजुकेशन है दोस्तों, वो एजुकेशन मैंने चालू रखा था और कुछ अच्छे गुणों की वजह से बहुत कम समय में मैंने एक अच्छा अपना नाम बनाया था। मेरा सोशल इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहता था, मैं लोगों से घिरा हुआ रहता था। गाना गाना, कविताएं करना, शायरिया करना, सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में एंगेज रहना, तो काफी कम उम्र में ही अच्छा मैंने एक अपना रेपुटेशन बनाया था। दोस्तों, शराब मेरी कॉलेज में जाने तक तो जिंदगी में नहीं आ पाई, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में पहली बार कुछ दोस्तों के साथ में मैंने शराब पी। आज मैं महसूस करता हूँ कि मेरी तो बिल्कुल परिस्थितियां नहीं थी कि मैं शराब पीऊं, तो फिर मैंने शराब को क्यों छुआ? तो मुझे लगता है कि एक जगह, एक जैसे हम लोग शराब से बर्बादियां देखते हैं, वैसे ही कहीं तो भी शराब से मजा लेने वाले लोगों को भी हम देख चुके होते हैं। और मुझे लगता है कि मुझ पर वो जो शराब का मजा लेने वाले लोग जो थे, वो अनुभव ज्यादा हावी हो गया और मेरी जिंदगी में शराब आई। एक दूसरा कारण मैंने ए में आने के बाद में आज मुझे पता चलता है, जब मैं अपनी छानबीन करने के बाद में मुझे समझ में आया, जो ए में कहा गया है कि शराब तो एक सिर्फ सिंबल है, असली जो कारण है वो है मेरी पर्सनैलिटी। तो ए में आने के बाद ही आज इन चीजों को समझ पा रहा हूँ कि क्यों मेरे घर में खुद बर्बादियां देखने के बाद भी, मैं खुद वो सारी चीजें सफर करने के बाद भी मैंने शराब को क्यों छुआ। तो
आज मैं बोल सकता हूँ कि उसमें मेरा जो इगोइस्ट पर्सनालिटी थी उसका बहुत बड़ा रोल था। बचपन से ही तारीफें सुन सुन के मैं बड़ा हुआ था। लोग बोलते थे कि भाई बड़ा बढ़िया लड़का है, घर की स्थिति ठीक नहीं है फिर भी अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, बहुत सारे इसमें गुण है, सोशल इन्वॉल्वमेंट अच्छा है। तो ये तारीफें सुन सुन के कहीं तो भी मेरे अंदर में एक फीलिंग पैदा हो चुकी थी कि मैं कुछ तो भी अलग हूँ। और मैं हमेशा लीड करता था, अपने दोस्तों को मैंने लीड किया, अपने साथ में पढ़ने वालों को लीड किया, किसी संस्थाओं में मैंने लीड किया, अच्छे बड़े लोगों बुजुर्गों में बैठक थी। तो इन सारी चीजों ने कहीं तो भी दोस्तों मेरे अंदर में वो भावनाएं पैदा कर दी थी कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। और इसीलिए जब शराब जिंदगी में आई तो यही सोच लेके वो शराब मेरी कंटिन्यू हुई कि अपना तो वैसा नहीं बॉस, मैं बाकी के लोगों के जैसा नहीं हूँ। शुरू शुरू में किसी ने पिला दी तो पी लेना, कभी कभार पीना, ये मेरा चलते रहा। लेकिन जब मैं शराब के चक्र में पूरा फंस गया तो फिर मैंने देखा कि मैं खुद शराब मेरा शरीर डिमांड कर रहा है। और ऐसे में अगर कोई पीने पिलाने वाला नहीं मिला तो मैंने अकेले भी जाकर पीना शुरू कर दिया। शराब नहीं मिली तो अनईजी लगना, ऐसा लगना कि कुछ कुछ तो भी अधूरा है, और वो फीलिंग्स मुझे फिर शराब की तरफ में लेके जाने लगी। तो शुरुआत के 2-4 साल तो लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आने लगा, खास तौर पे जिन लोगों के साथ में मैं पढ़ता था, वो जो मेरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, वो मेरी फिक्र करने वाले लोग थे, मेरा कहा मानने वाले लोग थे, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले समझाना शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे पड़ोसी, रिश्तेदार, जहां मैं रहता हूँ आसपास के लोग, वो मुझे बोलते थे यार तूने तो पीना नहीं चाहिए, क्योंकि तू खुद अपने घर में देख चुका है कि कैसी शराब से बर्बादी होती है। मेरे पिताजी की नौकरी चली गई थी और घर का सारा दारोमदार माँ पर आ गया था। मैं कैसे तो भी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था और जो मेरी अच्छी खासियतें मैंने बताया, तो उसकी वजह से लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी। लेकिन जब मुझे समझाया जाता था तो मैं उनको यही बोलता था, यार मेरा वैसा नहीं है, मैं बाकी लोगों के जैसा नहीं हूँ। ये देखो, ये थोड़ी सी पीते हैं और बहुत ज्यादा तमाशा बताते हैं। मैं उधार नहीं करता, मैं गाली गलौज नहीं करता, मैं झगड़े फसाद नहीं करता, मेरे पीने की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये जो सोच थी आई एम डिफरेंट वाली, इस सोच ने दोस्तों आखिर मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। शराब धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी। कभी कभार पीने वाला रोज पीने लगा, रोज थोड़ी सी पीने वाला, उसका जो प्रमाण है, लिमिट है, वो बढ़ने लगी। और जो सिचुएशन से मैं गुजर रहा था, जो आर्थिक स्थिति मेरी खराब थी, उसी वक्त एक लव अफेयर था, उसमें भी फेल्यूर, इन सारी चीजों ने मुझे पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर दिया था। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन आखिर दोस्तों शराब की तरफ ही निकल रहा था। एक शराब ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये जो बोझ है, ये जो एक बहुत मेरा सर दर्द करने वाली जो चीजें है, इससे अगर मुक्ति दे सकती है तो फिर शराब। धीरे धीरे दोस्तों शराब बढ़ते गई और मेरे से जुड़े हुए लोग मुझसे दूर होते चले गए। दोस्तों ने समझाया, मैंने उनकी नहीं सुनी, वो एक एक करके मुझसे दूर होते गए। पड़ोसियों ने मुझसे किनारा करना शुरू किया, जहां रहता था आसपास के लोगों ने मुझसे किनारा करना शुरू किया। और इन चीजों से जो एक अकेलापन जिंदगी में आया, उस अकेलेपन को भरने का काम सिर्फ शराब ने किया। मैं दारू के अड्डों पे सवेरे शाम 2-2, 4-4 घंटे जाकर बैठता था और अकेले जाकर बैठता था। लोग बोलते भी थे कि यार कैसा पीता है, कोई इसके साथ में नहीं आता, अकेले ही बैठकर रहता है।
आज मुझे समझ में आता है कि मैं उन शराब के अड्डों पे 2-2 घंटे बैठकर करता क्या था। तो एक मेरी जिंदगी का जो लोनलीनेस है, वो लोनलीनेस दोस्तों आज समझ में आता है कि मैं अपने शराब के अड्डों पे दूर करता था। आखिर उसकी परिणति हुई 2003 में दोस्तों, मुझे टीबी हो गई, एक पाव से लंगड़ापन आ गया और मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया था और जो भी लोग देखते थे वो उनको लगता था कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड की उस बीमारी के वक्त मुझे कहीं अंदर से ऐसा लगा नहीं कि मैं मरने वाला हूँ। उल्टा मैं बेड पर पड़े पड़े यही सोचता था कि बस अब जो हो गया सो हो गया, यहाँ से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और फिर दोबारा शराब की तरफ में नहीं जाएंगे। मेरा एजुकेशन कंप्लीट करके मैं एक अच्छे प्रोफेशन में चले गया था। मेरी 2010 की ऑडियो रिकॉर्डिंग में पहली बार मैंने उस प्रोफेशन का जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद कभी मैं अपने अनुभवों में अपने प्रोफेशन को नहीं बताता। लेकिन मैं आज बोलूंगा, आज नहीं हिचकूंगा बोलने में। तो मैं एक लीगल प्रोफेशन में पढ़ लिख के मैं गया। लेकिन दोस्तों उस प्रोफेशन को शुरू होने के पहले ही मेरी शराब ने खत्म कर दिया, क्योंकि मैं शराब की बोतल लेके ही उस प्रोफेशन में गया था और मैं पूरा आदी था शराब का। आप सभी को मालूम है कि हर प्रोफेशन का या किसी भी बिजनेस का गुडविल होता है। अब वो गुडविल ही मैं ना पूरा खराब करके रख चुका था। तो जिसकी वजह से दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि मैं शुरू होने के पहले ही अपने प्रोफेशन में खत्म था। मेरी शादी नहीं हुई थी, 34 साल की उम्र हो गई थी, शादी होने का नाम नहीं। घर की परिस्थितियां खराब थी, एक रुपए के लिए तंगी थी और ऐसे में दोस्तों मैं अपनी तरफ से सारे प्रयत्न कर रहा था कि मेरी शराब बंद हो जाए, लेकिन शराब बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। तो 2003 में जब मैं बीमार गिरा और कहीं तो भी मैंने ठाना था कि मैं इसके बाद शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन दोस्तों 11 महीने की बीमारी से उठने के बाद जब मैं वापस अपने काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार कुछ लोगों का मैंने एक काम किया तो उनके साथ में एक बार में बैठना हुआ और मैं ये ठानकर बैठा था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन दोस्तों जब उनके साथ में बैठने के बाद में जब उन्होंने शेयर करना शुरू किया और मेरा प्याला बनाना शुरू किया तो मैंने नहीं नहीं ही बोला, पर जैसा उन्होंने मेरे ग्लास में डाली थोड़ी सी और बोले ले लो, कुछ नहीं होता, इंग्लिश है, और मैं शुरू में कंट्री में तक आ चुका था, तो मुझे वो शराब की जो थोड़ी सी मात्रा ऐसी लगी कि यार ज्यादा नहीं है। और कब मैं पिघल गया 11 महीने के बाद, तो फिर दोबारा मेरी जिंदगी में शराब आई। ये सारी चीजें ए में आने के पहले हुई है, तो इसलिए उस वक्त नहीं पता था कि भाई ये कोई बीमारी है या फिर पहला ही घुट घातक होता है। ये चीजें तो ए में आने के बाद में समझ में आई, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ आज कि मैं वो कितनी खतरनाक चीज थी कि मेरी सारी परिस्थितियां खराब थी, मैं मरने की कगार तक पहुंच चुका था। 11 महीने जो मैं बेड पे था तो मेरे परिवार के लोगों ने जो तकलीफें भोगी वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफें तो मैं खुद भोग चुका था और मैंने खुद से कमिटमेंट भी किया था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। फिर भी उसके बाद भी मेरी जिंदगी में शराब आई। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो आज दोस्तों कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, कितना डिनायल होता है इसमें। दोस्तों उस बीमारी से उठने के बाद फिर जब मेरी जिंदगी में शराब आई तो ऐसी मैंने बर्बादियां देखी कि मेरे आज भी रोंगटे कांपते। एक थोड़ी बहुत जो सहानुभूति थी लोगों की, वो सारी सहानुभूति जा चुकी थी और मैंने अनुभव किया दोस्तों कि लोग मेरे से नफरत करने लग गए थे। आज मैं उन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता कि जो उनके प्रति मेरी रिजेंटमेंट थी कि यार ये मेरी बदनामी करते हैं, मेरे खिलाफ में सोचते हैं। मैं आज इस बात को मानता हूँ कि उसका पूरा दोषी मैं था। जो लोगों की नफरतें मैंने झेला तो उसके पीछे का कारण मैं खुद ही था। उनकी उम्मीदों पे मैंने पानी फेरा था
दोस्तों उसके बाद में हालात इतने खराब हुए कि हाथ पांव टेढ़े होकर गिरना, चक्कर आकर गिरना, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में शुरू हो गई। काफी मैंने प्रयत्न किए, अपना विल पावर लगाया, मेयो मेडिकल के जो डॉक्टर्स होते उनका क्या इलाज किया, एक बार खुद ही मैं एक व्यसन मुक्ति केंद्र में भी चले गया था, लेकिन वहां मैं एडमिट नहीं हो पाया। और ऐसे में जब मुझे लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं है, शराब पीते पीते मरना है, अपनी शराब कुछ बंद हो नहीं सकती, साफ साफ दिख रहा था कि यूं ही पीते रहेंगे तो मरना तय है। मगर दूसरा एक डर ये भी था कि शराब नहीं मिली तो भी मैं मर जाऊंगा, क्योंकि हाथ पांव टेढ़े होना, चक्कर आकर गिरना, छाती धड़धड़ाना, ये सब वो एक कांस्टेंट फियर मेरे माइंड में चलते रहता था। दोस्तों सवेरे जब मैं उठता था तो मैं चलने के लायक भी नहीं होता था, और मेरे घर से जो शराब का अड्डा है वो 10 मिनट की दूरी पे था। मगर मेरे अंदर में इतनी ताकत नहीं होती थी कि मैं अपने कदम से चल के वहां तक जाऊं। और मेरे घर के कुछ दूर ही एक औरत थी जो अपने घर में बेचती थी शराब, मैं वहां जाना नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों वो 10 मिनट की दूरी पे जो अड्डा था, वहां तक पहुंचने के लिए जो ताकत लगती है, वो ताकत लेने के लिए मुझे मजबूरी में वो घर के पास के अड्डे पे जाना पड़ता, और वहां थोड़ी सी शराब पीने के बाद जो शरीर में ताकत आती थी, वो ताकत लेके मैं उस 10 मिनट की दूरी पर के अड्डे पे जाता। यानी कितनी बड़ी गुलामी में मैं फंसा था। आखिरी दिनों में मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि कम से कम 4 साल मैं एक जो नैसर्गिक जो नींद होती है, नेचुरल जो एक नींद आती है, वो मैंने बिल्कुल नहीं लिया। यही मैं बोल सकता हूँ कि मेरी नशा फटती थी और मैं उठता था। ऐसे हालातों में दोस्तों 2007 में भगवान की कृपा हुई। मेरे एक मित्र जो हम साथ में ही पीना खाना करते थे, 2 महीना पहले उनको AA का मैसेज मिला था, और वो मुझे जब मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की एक संस्था है, वहां मैं जाता हूँ, और वहां जाने के बाद मेरी शराब बंद हुई है। कई तो भी मेरे भी मन में इच्छा थी, मैं भी चाहता था कि शराब मेरी बंद हो जाए और मैं एक नई जिंदगी जीऊं। रास्ते मेरे शुरू थे तलाशने, और दोस्तों मैं उनके साथ में अगस्त 2007 में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में ज्वाइन हुआ। ये एक मैं बोलूंगा कि मेरे ऊपर में एक विशेष कृपा है कि मैं एक ही मीटिंग ज्वाइन करने के बाद उसके बाद कभी मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। अक्सर कई बार मैं शेयरिंग करता हूं, जो किसी प्रकार का कोई बड़प्पन नहीं है। एक को प्रोग्राम कोई भी व्यक्ति अगर प्रैक्टिस करता है तो वो उसकी जिंदगी में हो सकता है। हमेशा मैं बोलता हूं दोस्तों कि ए में अभी अगले महीने मुझे 13 साल पूरे हो जाएंगे। इन 13 सालों में मुझे कभी भी ऑब्सेशन नाम की चीज नहीं आई। ऑब्सेशन का अगर ये अर्थ हम लगाते हैं कि शराब पीने का पागलपन, जुनून, तो ये जुनून दोस्तों इन 13 सालों में मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इन 13 सालों में कोई उतार चढ़ाव नहीं आए, कोई तकलीफें नहीं आई, कोई समस्याएं नहीं आई। कई प्रकार की समस्याएं आई, आज भी है। उसके बावजूद दोस्तों शराब पीने का एक जो ऑब्सेशन, जो कई लोगों को मैंने शेयर करते देखा हूं, यार हमको ऑब्सेशन आता है। नए लोग भी बोलते हैं, पुराने लोग भी बोलते हैं, कई सालों के पुराने लोगों के मुंह से भी सुनता हूं कि कभी कभी ऑब्सेशन आता है। मगर ऑब्सेशन को मैं जिस तरीके से समझता हूं, एक जो जुनून, एक जो पागलपन है शराब के मामले का, कि जिस वक्त हम अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं सकते, ये दोस्तों मैंने इन 13 सालों में कभी अनुभव नहीं किया। क्या मैं कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं आज ये मानता हूं दोस्तों कि अगर मैं AA के प्रोग्राम के प्रति समर्पित हूं, इस प्रोग्राम को अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ये चीजें किसी के भी साथ में हो सकती है। ग्रेस ऑफ गॉड रहा कि AA में आने के बहुत जल्दी ही मैं AA की सर्विस में आ गया। उस वक्त हमारे नागपुर में ग्रुप कम थे
और मैं जिस इलाके में रहता था वहाँ पे भी 4-5 ग्रुप थे। मगर मेरे घर से एक जो 5-6 किलोमीटर दूरी पे एक जो ग्रुप था, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने मुझे उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए मुझे प्रेरित किया। बोले वो नया ग्रुप है और आपको भी उससे स्ट्रेंथ मिलेंगी और आपको भी वहाँ सेवा का मौका मिलेगा। तो जब मैं 2007 में आया था दोस्तों, मेरी हालत बड़ी खराब थी, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, पैदल मीटिंगें मैं करता था। तो जो होम ग्रुप मैंने चुना था वो मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर था और डायरेक्ट कोई वहां जाने का साधन नहीं था। तो घर से मैं 5 मिनट पैदल चलता था, फिर एक चौक आने के बाद वहां से मैं ऑटो करके ग्रुप के नजदीक के पहले के एक चौक तक उतरता था, फिर वहां से मुझे पैदल जाना पड़ता था। और हुआ ये कि मेरे उस ग्रुप का मेंबर बनने के बाद कुछ ही दिन के बाद में वहां का जो चेयरमैन है उसने किसी कारणवश आना बंद कर दिया था और ग्रुप में मेंबर कम थे। तो बगैर किसी इलेक्शन के उस ग्रुप की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। और नए नए में जैसा मैंने बताया कि एक जुनून, एक पागलपन सवार हो गया था एए के बारे में। जो पागलपन, जो जुनून मैंने शराब के मामले में लगाया था, वही जुनून, वही पागलपन दोस्तों एए के मामले में मेरे अंदर में पैदा हो गया। कहीं तो भी जो दूसरी स्टेप्स जो बोलती है दोस्तों कि कोई तो भी एक हायर पावर है जो हमको होश में ला सकता है। और मुझे लगता है कि एक ही मीटिंग में आने के बाद उस हायर पावर ने ही दोस्तों मेरे साथ में ये चमत्कार किया कि पूरी तरीके से मेरे अंदर में जो निगेटिविटी थी उसको पॉजिटिविटी में बदलने का काम किया। जो कदम सवेरे शाम शराब के अड्डे की तरफ जाते थे, वही कदम दोस्तों ऑटोमेटिकली मीटिंग्स की तरफ जाने लगी। जिस ग्रुप की मैंने चेयरमैनशिप ली, मेरे होम ग्रुप की, तो वो हफ्ते में 2 ही दिन होता था, लेकिन हफ्ता भर दोस्तों उस मीटिंग का ही, मुझे उस जिम्मेदारी का ही ख्याल रहता था कि शुक्रवार आने वाला है, संडे आने वाला है और घर से मुझे 6 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि 7 बजे की मीटिंग होती है। और शुरू में दोस्तों मैं बाकी ग्रुपों में भी जाता था तो वहां भी पहले जाता था। तो एंथुसियाज्म, उस ग्रुप का कोई नहीं आया, वक्त पे नहीं पहुंचा, तो मैं वहां भी अपना सेवा देना शुरू करता था। कई लोग बोलते भी थे यार ग्रुप के लोगों को आने दे, और कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, तुम्हारा काम बिल्कुल सही है, मीटिंग का टाइम हो गया, मीटिंग कोई भी ले सकता है। तो शुरू में वो काफी जोश मैंने ए के बारे में जो लगाया दोस्तों, उसका नतीजा है कि मैं अपनी सोबराइटी की जो गाड़ी है उसका सफर मैं अच्छे स्मूथली कर सका। एक हायर पावर ने, एक उच्च शक्ति ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया था, मुझे होश में लाना शुरू कर दिया था। और ये तो बगैर सरेंडर के तो हो ही नहीं सकता। जब तक मैं पहले कदम पे पूरा सरेंडर नहीं करूंगा, शराब के मामले में पूरी हार नहीं मानूंगा, अपना जीवन अनमैनेजेबल हो चुका है ये मैं कबूल नहीं करूंगा, वो तो होने वाला नहीं है। मैंने वो सारी चीजें किया, मैं एक विलिंगनेस लेके ए में आया था। और बोलते हैं कि आप जो चीज, जो उद्देश्य लेके ए में आओगे उसी की पूर्ति होने वाली है। अगर आप सिर्फ दारू छोड़ने के लिए ए में आओगे तो दारू ही छूटने वाली है। अगर आप दारू छोड़ने के बाद में और कुछ हासिल करने के लिए ए में आ रहे हैं तो वो चीजें भी मिलने वाली है। इन 13 सालों में मैंने वो अनुभव किया दोस्तों। 2007 में सोबराइटी तो मिल रही थी, यानी शराब की दूरी मिल रही थी, लेकिन सारी चीजें बाकी की जैसी की वैसी थी। शादी करने के प्रयत्न शुरू हो गए थे क्योंकि अब लगता था अपन तो दारू से दूर हो गए। लोग भी बोलते थे कि यार अब शादी वादी का सोचो, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होंगी। लेकिन शायद ईश्वर को वो मंजूर नहीं था और इसीलिए वो समय समय पे मुझे थोड़े झटके भी दे रहे थे। एक शुरुआत में ही झटका मुझे लगा कि एक जगह मेरा रिश्ता जुड़ गया और मैं उसकी खबर देने के लिए बिल्कुल गांव-गांव, शहर-शहर घूम लिया नजदीक पास के कि मेरा फलाना डेट को एंगेजमेंट है। शायद मुझे 6 महीने ही हुए होंगे। तो और घर में आने के बाद में घर के लोगों ने बताया अरे वो एंगेजमेंट तो टूट गई। बोले दोस्तों मैं बिल्कुल ऐसा खड़े खड़े कांपने लगा।
मेरे हाथ पांव ऐसे कांप रहे थे और बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी कि मैं शराब की तरफ में जा सकता था। लेकिन थैंक्स गॉड मेरे उच्च शक्ति की कृपा कि मेरे अंदर में निगेटिव थॉट नहीं आए और मैंने शाम को मीटिंग अटेंड की। वहां एक ओल्ड टाइमर ने मुझे बताया कि बोले आप सबसे पहले अपनी सोबरिटी के बारे में सोचिए। आपको जो जो चाहिए, जो जो आपकी इच्छाएं है, उसकी सबकी पूर्ति होने वाली है। लेकिन अगर सोबरिटी नहीं होगी तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों उसके बाद में मैंने ठाना कि नहीं, अब मैं इन चीजों में नहीं गिरूंगा। मेरा काम धंधा, मेरा घर और शुरुआत के दिनों में दोस्तों इस ट्रायंगल में मैंने अपने आप को बांध लिया। और उसके बाद दोस्तों बाकी की चीजें मेरी जिंदगी में थी जो मुझे परेशान करती थी कि भविष्य का कैसा होगा, काम धंधा ठीक होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें दोस्तों जो तनाव देती थी मुझे, एक ही सर्विस में रहने की वजह से कहीं तो भी दोस्तों इसकी तीव्रता मैंने महसूस नहीं किया। एक ही सेवा में ये एक बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों कि कम से कम मुझे परेशान करने वाली जो चीजें होती है उनसे मुझे निकलने का, बचने का एक मौका सर्विस में मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एक भगोड़ापन है कि भाई मेरे घर की परिस्थितियां खराब है तो मैं एक ही सेवा में आकर अपने आप को छुपा रहा हूं। मैं कुछ और बात बोल रहा हूं। जब मैं में इन्वॉल्व रहता हूं तो मेरी जाती जिंदगी में जो परेशानियां, तकलीफें होती है उनकी तीव्रता जो है दोस्तों वो कहीं तो भी मैं समझता हूं कि वो कम हो जाती है, जो कि मेरी सोबरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और मेरे साथ में भी वही हुआ। मैंने शुरुआती दिनों में सिर्फ के बारे में सोचा और मेरी जिंदगी में जो काम करना है वो मेरे ईश्वर ने करना शुरू कर दिया। दोस्तों 2 साल के बाद में मेरी शादी हुई और शादी भी ऐसे हुई दोस्तों कि उस शादी के पहले मैंने जो काफी प्रयत्न कर लिए थे शादी अपनी जोड़ने के, वो तमाम कोशिशें फेल हो रही थी। और आखिरकार जब मैं निष्कर्ष के ऊपर में पहुंचा कि मैं अब इसमें कुछ करूंगा नहीं, मैं लेट गॉड करता हूं और भगवान देखेगा क्या करना है। तो 2 साल के बाद में अचानक एक साधारण आदमी जो लगता नहीं था कि इसकी वजह से रिश्ता जुड़ेगा, और उस व्यक्ति ने दोस्तों एक अच्छे घर में मेरा रिश्ता जोड़ दिया। ये ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने जब उसके बारे में सोचना बंद कर दिया तो मेरे सपने धीरे धीरे साकार होने लगे। एक अच्छी मेरे से भी वेल एजुकेटेड लड़की मुझे मिली। उसके घर की परिस्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बावजूद दोस्तों मेरे से रिश्ता जुड़ा और आज भी वो मुझे अच्छे से संभाल रही है। उसके बाद दोस्तों 1.5 साल के बाद में मुझे लड़की हुई जो आज 8 साल की है। और धीरे धीरे दोस्तों मेरी जिंदगी का सफर शुरू हुआ। लेकिन तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसा मैंने बताया कि एक गुडविल खराब कर मैं आया था और उस गुडविल को अच्छा करके अपना काम धंधा ठीक करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। काफी परेशानियां थी और कभी कभी ऐसा लगता था कि इस प्रोफेशन को छोड़ दूं क्या मैं और कुछ काम करूं क्या। लेकिन तब भी दोस्तों एक ही प्रोग्राम की वजह से मैंने इन बातों से, इन समस्याओं से विचलित होने की बजाय में अपने आप को झोंकने की वजह से और फिर बाद में का प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की वजह से एक ठहराव मेरी जिंदगी में आने लगा और मैं चीजों को स्वीकार करने लगा। जो तीसरा कदम हमारा कहता है कि ये चीजें मैं बदल नहीं सकता, अब इनको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा शादी के मामले में मेरे हाथ में नहीं था मेरी शादी होना, जब मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरी शादी हो गई। ठीक उसी तरीके से जो लोगों से बिगड़े हुए संबंध है वो भी मेरे हाथ में नहीं था कि मैं तुरंत उनको सबको सही करूं, तुरंत लोगों की राय बदलूं। व्यवसाय की स्थिति खराब थी, वो मेरे हाथ में नहीं था कि मैं तुरंत उसको ठीक कर दूं। तो कहीं तो भी दोस्तों मैंने अपने ईश्वर को, मेरी समझ का जो ईश्वर था, उसके साथ में ये सारी चीजें छोड़ना जब मैंने शुरू की तो मैंने महसूस किया दोस्तों कि मैं एक चित्त शांति अनुभव कर रहा हूं।
एक स्ट्रगल जो जिंदगी के साथ था, समस्याओं के साथ था, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। मैं चीजों को स्वीकार करने लगा कि ये परिस्थितियां बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपनी मेहनत शुरू रखूं, लेकिन मैं इनको एक ही दिन में मैं बदल नहीं सकता। और ये स्वीकार भाव जो था दोस्तों, इस स्वीकार भाव की वजह से मैंने देखा कि मेरी चित्त शांति बढ़ रही है। आगे में दोस्तों 4 साल के बाद में ए में इन्वॉल्वमेंट काफी था, लेकिन एक अंदर से जो संतुष्टि की बात थी, रोज मैं ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुनता था कि 4 स्टेप लेनी पड़ेंगी, आगे के कदम लेने पड़ेंगे। जब तक आप इन चीजों पे काम नहीं करते हो, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हो, तो ये सोब्राइटी की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो कभी मजबूत रहने वाली नहीं है। और ये चीजें दोस्तों मैं अपनी 4 साल की सोब्राइटी तक अनुभव करने लगा। मेरे पहले आए हुए लोग, मेरे बाद में आए हुए लोग, मेरे साथ में आए हुए लोग, कई लोगों को दोस्तों मैंने फिर दोबारा ए के बाहर जाते हुए देखा। कोई शराब पी लिया, कोई ऊपर चले गया, कोई शराब नहीं पी रहा है लेकिन बड़ी परिस्थितियां खराब है। और सबसे बड़ा जो एक मेरे लिए सबक था, वो था मेरा एक फास्ट फ्रेंड, जिसको मैंने दोस्तों, जो मेरा लंगोटिया यार था, हम बचपन से साथ में पढ़े थे, वो भी अच्छा टैलेंटेड था, उसकी भी घर की परिस्थितियां बड़ी खराब थी। मेरी तरह वो पूरा शराब का आदी था। और उसको मैसेज देने के बाद मैंने ए में उसको लाना शुरू किया, लेकिन 3 साल स्ट्रगल करने के बाद भी वो रुक नहीं पाया। वो कहते हैं कि वी आर चोजन पीपल ऑफ गॉड। कौन कब रुकेगा, कौन कब जाएगा यहाँ से, कोई बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होती है कि हम अगर इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करें तो शायद हम अनहोनी से बच सकते हैं। मगर मेरा दोस्त अभागा था, और 3 साल के बाद दोस्तों सवेरे उसकी माँ का फोन आया कि बोले वो अपने सिरहाने पे एक चिट्ठी छोड़कर गया है, बोले कि नागपुर में एक शुक्रवारी तालाब है, वहां वो जाकर सुसाइड करने वाला है, तो तुम जल्दी आ जाओ। दोस्तों ए में 4 साल निकाल लिए थे मैंने, तो ये सारे अनुभव आ चुके थे कि एक जो प्रोमिसेस में भी बोला है कि एक इंट्यूटिवनेस, यानी एक छठी इंद्रिय हमारी जाग जाती है और हमको कुछ चीजें दिखने लगती है। तो मैंने भी महसूस किया कि शायद 4 घंटे हो गए हैं ये व्यक्ति जब गया है घर से, तो हो सकता है कि वो कूद गया हो तालाब में। और दोस्तों मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने दोस्त को मरा हुआ देखूं। मैं लेट गया। बाद में पता चला कि वो घटना घट चुकी है। उस घटना ने दोस्तों मुझे काफी हिला दिया, और इस प्रोग्राम के तरफ में इस घटना ने मुझे लेकर आया। अपना जब मैं बर्थडे सेलिब्रेट किया 3rd, तो नागपुर के एक को फाउंडर थे, जो फादर भी थे, फादर टोनी, अपने आप को वो अल्कोहलिक बोलते थे, नागपुर ए के फाउंडर बोला जाता है उनको। तो उस बर्थडे में दोस्तों मैंने बहुत बड़ी बड़ी शेयरिंग किया। मैंने सारे लोगों की इन्वेंटरी ले चुका था उसमें। और उसके बाद में जब आशीर्वाद देने के लिए फादर टोनी खड़े हुए, तो उन्होंने मुझे बोले कि आपने काफी कुछ बोल दिया, काफी प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, लेकिन अगले साल जब आप बर्थडे मनाओगे तो आपका 4 स्टेप कंप्लीट होना चाहिए। और वो चीजें दोस्तों मुझे कहीं तो भी एक बूस्ट दे गई, एक प्रेरित कर गई कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब प्रोग्राम लेना है। और दोस्तों मैंने अपनी सोब्राइटी के 4 साल के बाद 4 स्टेप के लिए एक अपना रेगुलर स्पॉन्सर बनाया। और आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरे स्पॉन्सर थे करके ही दोस्तों मैं अपना 4 स्टेप जो है, अपनी छानबीन जो है वो कर सका। एक मिरेकल दोस्तों, मिरेकलस है ये स्टेप्स। अपने आप को जानने की कोशिश, क्या मेरे अंदर में खामियां हैं, क्या मेरे अंदर में अच्छाइयां है, इसको जाने बगैर दोस्तों हम लोग बिल्कुल, यानी एक जो अंदरूनी जो मजबूती जो बोली जाती है प्रोग्राम में,
वो महसूस नहीं कर पाते। आज मैं अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ, वो इसका मतलब है, इसका कारण ही है दोस्तों कि ये 4 स्टेप। चौथे कदम पे अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठकर जो अपने आप के बारे में जानने की मैंने कोशिश की, क्या मेरे लूपहोल्स है, क्या मेरी कमजोरियां है, आज दोस्तों उसका जिंदगी में कितना फायदा हो रहा है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अभी 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और सभी जानते, पूरी दुनिया परेशान है, मेरे भी काम धंधे ठप है, मगर उसके बावजूद दोस्तों, और इस लॉकडाउन के पहले भी जैसा मैंने बताया कि 13 सालों में ऐसे अनगिनत किस्से हुए जिसमें हो सकता था कि मैं विचलित हो जाऊं, लेकिन इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे अंदर में एक जो संयम विकसित हुआ है, जो ये प्रोग्राम देना चाहता है कि सोब्राइटी का मतलब सिर्फ दारू के मामले में संयम नहीं है। सोब्राइटी का अगर डिक्शनरी मीनिंग भी अगर देखें तो संयमशीलता बोला गया है। तो यह संयमशीलता सिर्फ दारू के मामले में नहीं, बाकी मामलों में भी मेरे अंदर में डेवलप होनी चाहिए। एक अपना स्लोगन भी है, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी। यानी अभी शराब के मामले में तो संयम आ गया है, लेकिन जो सैनिकों का जैसा एक अगला पड़ाव होता है, एक पड़ाव फतह करने के बाद अगला पड़ाव है सैनिकों का, दूसरा कुछ होता है, तो वैसा ही हम एए के मेंबरों के लिए शराब से दूरी के बाद में एक अगला पड़ाव है हमारे लिए भावनात्मक संयम, ताकि मेरी जिंदगी में कभी भी कोई ऊंच नीच आए, कोई विपरीत परिस्थिति आए, तो मैं उस वक्त अपने आप को संयमित रख सकूं। अपनी भावनाओं पे संयम, अपने व्यवहार पे संयम, अपनी बोली भाषा पे संयम। कई बार हम देखते हैं कि सालों की सोब्राइटी के बाद में भी हमारी बोली बिगड़ जाती है। मैंने कई बार देखा है, ए में भी हम लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं, कभी कभी बाहर में भी हो जाता है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, जो बोला गया है कि शराब बंद करने के बाद में शुरू होता है, वो मैंने इन चीजों को अनुभव किया कि अगर मैंने अपनी भाषा पे संयम विकसित नहीं किया, अपनी भावनाओं पे संयम विकसित नहीं किया, अपने विचारों पे संयम विकसित नहीं किया, तो इस सोब्राइटी का मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा। मगर जब मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, तो मैं देखता हूँ कि ये संयम मेरे अंदर में विकसित होता है। मेरे बिगड़े हुए संबंध सुधर सकते हैं लोगों से। मेरे पिताजी के प्रति मेरे अंदर में बहुत खुन्नस थी। अपनी बर्बादी का सारा जो दोष था मैं अपने पिताजी पर देता था। इनकी वजह से मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, इनकी वजह से मैं शराब की तरफ गया, इनकी वजह से मैं बर्बाद हुआ। वो जो खुन्नस थी दोस्तों, उसकी वजह से मैं भी शराब मैं भी पिया हुआ रहता था और मेरे पिताजी भी पिए हुए रहते थे, और फिर हम दोनों की दंगल होती थी, गाली गलौज और उनकी सारी हिस्ट्री निकालना। और ऐसे ही एक दिन दोस्तों मैंने उनको हाथ भी उठा दिया था। तो इतनी गहरी खुन्नस पिताजी के प्रति थी। लेकिन दोस्तों इस प्रोग्राम का मिराकल देखिए, अपनी छानबीन करने के बाद जब मैंने अपनी रिजाइनमेंट की लिस्ट बनाई, उस रिजाइनमेंट की लिस्ट में करीब 250-300 लोगों के नाम थे। और राइट डाउन करने के बाद में जो बोलते हैं कि सबसे पहली हंसी आपको अपने आप पे आएंगी, वैसा ही मेरे साथ में हुआ। उन 250-300 लोगों की लिस्ट, जो रिजाइनमेंट जिनसे मैं पालता था, जिनसे मेरी नाराजगी थी, गुस्सा था, खुन्नस थी, तो आधे से कई ज्यादा लोग दोस्तों मेरे मन से ऐसे ही चल निकल गए। उनके प्रति की जो खुन्नस के भाव थे वो ऐसे ही खत्म हो गए, क्योंकि मुझे दिख रहा था दोस्तों कि मैंने कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों से गुस्सा किया, कैसे छोटी छोटी बात के लिए कि मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ, मेरे मन के हिसाब से नहीं किया करके मैं उन लोगों की खुन्नस पाल रहा हूं। और उसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम था, पहले नंबर पे अगर कोई नाम लिखा था दोस्तों मैंने रिजाइनमेंट की लिस्ट पे, तो वो था पिताजी का। थैंक गॉड ये एक प्रोग्राम है दोस्तों कि मेरे पिताजी के प्रति मेरी खुन्नस को निकाल कर बाहर रख दिया। 4 साल पहले पिताजी की डेथ हो चुकी है, लेकिन दोस्तों वो सोबर मरे। मैं शराब से दूर हुआ, कुछ साल तक उनकी शराब शुरू रही,
और बाद में वो फिजिकली भी थोड़े से अनफिट हो गए थे, काफी बीमार रहते थे, और लेकिन उन्होंने ऑटोमेटिकली शराब भी बंद कर दी थी। मगर जो उनको बीमार रहते थे, काफी फिजिकल तकलीफें थी, तो आखिर में मैं उनकी मदद कर पाया, मैं उनकी सेवा कर पाया। उसका सारा श्रेय दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस को है, इस प्रोग्राम को है। अगर मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं करता दोस्तों, तो मैं अपने पिताजी की मौत बहुत पहले ही कर चुका होता। लेकिन एक ही बदौलत दोस्तों मैंने आखिर तक उनकी सेवा की। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि बोले अगर शेषराज ने अपने पिताजी की सेवा नहीं की होती तो इतने दिन जिंदा नहीं होते। एक सुकून मिलता है दोस्तों। कहीं तो भी जो गलतियां मैंने मेरे पिताजी के साथ की थी, उनके साथ गाली गलौज करना, उनका पूरा हिस्ट्री निकालना, उनको अपमानित करना, जो मैंने बताया कि उन पर मैंने एक बार हाथ भी उठा दिया था, तो वो जो गिल्ट है, वो गिल्ट मुझे हमेशा परेशान कर सकता था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे अंदर में से जो वो उनके प्रति जो रिजेंटमेंट निकाल के फेंका और मुझे उनकी सेवा करने लायक जो बनाया, आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि मेरा माइंड उन चीजों से अब गिल्टी फीलिंग महसूस नहीं करता। एक शराबी के लिए एक बहुत बड़ी घातक चीज होती है दोस्तों कि उसने किए हुए जो कुकर्म होते हैं, जो गलत काम होते हैं, उसका गिल्ट उसे सोने नहीं देता। लेकिन ए के प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता हूं तो उस गिल्ट से निकाला जा सकता है, निकला जा सकता है। और ए बोलती है दोस्तों कि ए का प्रोग्राम पश्चाताप करने का नहीं है, प्रायश्चित करने का है। जो भी गलतियां मैंने की है, जो भी पाप मैंने किए, अब उसका रोना रोते बैठ के आत्मग्लानि में रह के कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं अपनी सोब्राइटी को खराब करने का काम करता हूं। ए का प्रोग्राम बोलता है गलतियां की है तो उसका अमेंड करो। किसी को माफ करना पड़ेगा, किसी को माफी देना पड़ेगा। अगर मैं ये करता हूं तो मैं उस गिल्ट से निकल सकता हूं, नहीं तो फिर मैं जिंदगी भर इमोशनल हैंगओवर में रहने वाला हूं। एक हैंगओवर है दोस्तों, जो रात को बहुत शराब पी ली और दिलो दिमाग पे रहता है, उतरता ही नहीं है। दूसरा ये ने बताया इमोशनल हैंगओवर। कभी कभी मैं बिग बुक 12/12 पढ़ता हूँ ए का लिटरेचर, तो मुझे लगता है ये लोग कोई आसमान से उतरे हुए लोग हैं, क्या क्या लिख कर गए हैं कितने सालों पहले, और ये चीजें आज भी और आने वाले सालों तक लोगों को लागू रहेंगी और बिल्कुल टेस्टेड प्रिंसिपल है। कहीं भी उसमें हम कोई शक सवाल खड़ा नहीं कर सकते। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों कि हमारे बारे में हमारे ओल्ड टाइमरों ने कितना सटीक लिख कर रखा है। इमोशनल हैंगओवर शायद ये में नहीं आता तो इन चीजों को नहीं समझ पाता। ये इमोशनल हैंगओवर आज भी मैं कभी कभी झेलता हूँ। सवेरे कभी बीवी के साथ में तू मैं हो जाती है, आज भी होती है, और या फिर कभी बच्चे को कुछ बोल देता हूँ या मार देता हूँ, एक कभी ज्यादा वो बदमाशी करे तो बाद में मैं ही पछताते रहता हूँ। और मेरे सर पे वो इमोशनल हैंगओवर छाया हुआ रहता है कि यार क्यों किया, नहीं बोलना चाहिए था। तो ये हमारे लिए एक आध्यात्मिक पनिशमेंट ए ने बोला है दोस्तों। आज मैं इसको महसूस करता हूँ कि मैं अगर किसी को कुछ गलत बोल दूं या कभी किसी का नुकसान कर लूं, कोई गलत काम कर लूं, तो वो मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ रहता है। और इस प्रोग्राम की बदौलत दोस्तों मैं इन चीजों से बच सकता हूँ। आज मैंने इस बात को महसूस किया। जो मैंने एक संयम की बात की दोस्तों, तो मैं आज देखता हूँ कि ये संयम मेरे अंदर में इस प्रोग्राम की बदौलत, ए की बदौलत विकसित हुआ है। 2 साल पहले दोस्तों मेरी लड़की को डेंगू हो गया था। शहर में डेंगू के काफी प्रकरण थे, लेकिन उस तमाम 15-20 दिन के पीरियड में मैंने कहीं भी अपने आप को अंदर से विचलित होते हुए नहीं देखा। मैंने अपने आप पे पूरा संयम रख के अपनी लड़की का इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में न करते हुए, जो एक लोकल डॉक्टर होती है जो हमेशा हमारा इलाज करती है हमारे बच्चों का, उसी के पास में मैंने किया। और 15-20 दिन में मेरी लड़की रिकवर हो गई। उस लेडी डॉक्टर ने बोला दोस्तों कि बोले आपने हड़बड़ाहट नहीं किए करके आप बहुत कम खर्चे में निपट गए। काफी लोग डर के मारे में कुछ जल्दबाजी में दोस्तों बड़े हॉस्पिटल्स में चले गए और हजारों रुपए की चपत उनको मिली। और दोस्तों मेरी लड़की भी बहुत जल्दी रिकवर होके
उसके ज़्यादा तो नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड के ही एग्जाम थे, तो वो एग्जाम भी दे पाई। तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है दोस्तों जिंदगी में। वरना मेरे जैसा अल्कोहलिक छोटी छोटी चीजों का राई का पहाड़ बनाने वाला, छोटी सी तकलीफ होती है लेकिन हम उसको बहुत बड़ा करके रख देते हैं, और कई बार इन चीजों से ही चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती है। ये चीजें मैंने महसूस की। पिछले साल की बात है दोस्तों कि अचानक लड़की का ऑब्जर्वेशन करते करते पता चला कि उसको दूर का विजन थोड़ा कमजोर है, और जब मैंने उसका मेडिकल चेकअप करना शुरू किया तो पता चला कि उसको बाय बर्थ आई विजन का प्रॉब्लम है, यानी दूर का उसको थोड़ा कम दिखता है। तो 7 साल की उम्र में उस लड़की को इतना बड़ा ग्लॉस लगा है कि जो डॉक्टरों ने बताया कि 1000 में से 1 आध पेशेंट ऐसा होता है, और हर 3 महीने के बाद में उसके ग्लास का नंबर बढ़ रहा है। ये एक घबराने वाली बात थी, और मुझे भी मन में विचार आए कि कैसा, अभी लड़की सिर्फ 7-8 साल की है, आगे में बहुत पढ़ाई करनी है, आगे में उसकी शादी भी होनी है, और इतना बड़ा ग्लास अभी से उसको लग रहा है, तो आगे में क्या होगा। लेकिन दोस्तों इन चीजों के बावजूद ऐसी परिस्थिति में भी दोस्तों ना मैंने अपने घर को डिस्टर्ब किया, ना मैं खुद डिस्टर्ब हुआ, सारी चीजें जैसी की वैसी चलने लगी। ये एक संयम मैं अपने आप में अंदर में विकसित होते हुए देखता हूँ कि विपरीत कितनी भी परिस्थितियां हो जाए, मगर मैं अगर अपने आप को संयमित रखता हूँ तो दोस्तों कुछ न कुछ रास्ते इलाज उसका निकलता है। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, बोले बच्ची छोटी है तो अभी उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब वो यंग हो जाएंगी तो हो सकता है कि और बहुत सारे अच्छे कुछ रिसर्च हो जाए, कुछ अच्छे इलाज निकल जाए, ऑपरेशन से भी इसका इलाज हो सकता है। ऐसा ही एक मेरी जिंदगी का हादसा था एक ही सर्विस में। मैं नागपुर में दोस्तों कम उम्र में, कम समय में मैं एक ही सर्विस में आया, और फिर मुझे अपने शहर के इंटर ग्रुप में चेयरमैन सेक्रेटरी बनने का भी मौका मिला था। और वहाँ सेक्रेटरी की पोस्ट पे 1 साल काम करने के बाद कहीं तो भी हमको लगा कि अपने क्षेत्र में हमने एक नया इंटर ग्रुप बनाना चाहिए। वहाँ जो ए का फैलाव कम है, 4-5 ही ग्रुप थे, और आजू बाजू के जो रूरल एरियाज है वहाँ ए को पहुंचाने का काम हमने करना चाहिए। तो दोस्तों एक नया इंटर ग्रुप बना, वहाँ मुझे चेयरमैन बनाया गया, और नागपुर के बाहर जो लक्कर जो गांव थे वहाँ हमने ए को फैलाने का काम किया। उसके बाद से दोस्तों मैं नागपुर के अंदर सिटी की मीटिंग बंद करना कम कर दिया, ज्यादातर मैं नागपुर शहर के बाहर ही मीटिंग करना शुरू किया दोस्तों मैंने। तो ऐसे ही दोस्तों एक प्रोग्राम में हम गए थे, उमरेड नागपुर से 50 किलोमीटर दूर है। वहां से आते आते दोस्तों सवेरे दो लोग हम ड्राइव कर रहे थे, और अचानक एक कुत्ता बीच में आ गया। दोस्तों हम दोनों नीचे गिर गए गाड़ी से, और मेरे जो साथी थे वो 6 महीने के ही सोबर थे, उनकी दोस्तों टांग टूट गई। लेकिन वो भी दोस्तों गिरने के बाद में एक ही प्रार्थना कर रहे थे, और उनको देखकर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 6 महीने का सोबर व्यक्ति एक ही प्रार्थना कर रहा है। मुझे दोस्तों कहीं भी कोई खरोच, कोई टूट फूट नहीं थी। एक हिम्मत मैंने भी प्रेयर करके अपने अंदर में पैदा की। फिर हमने जिनके प्रोग्राम में हम गए थे उन्हें हमने कॉल करके बुलाया, लेकिन उस वक्त भी दोस्तों मैंने अपने आप पे पूरा नियंत्रण रखते हुए घर के लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं किया। मेरी शर्ट और नीचे की पैंट फट चुकी थी, लेकिन मैं ये जानता था दोस्तों कि अगर मैं इस खबर को अपने घर में अचानक दे दूं तो घर के लोग परेशान हो जाएंगे। तो कहीं तो भी ये चीज मेरे अंदर में एक प्रोग्राम ने पैदा की। उसके बाद में और फिर 6 महीने के बाद में मेरे साथ में ऐसा ही एक हादसा हुआ। फिर रात को एक मीटिंग से लौटते वक्त, और इस बार का हादसा मैं अकेला था और बहुत ज्यादा खतरनाक था। करीबन काफी दूर तक मैं छाती के बल पे मैं अपनी 2 व्हीलर बाइक से मैं घसीटता गया दोस्तों। और तब भी दोस्तों मेरा सिर्फ एक पैंट और शर्ट ही फटा था। लेकिन इस बार का जो एक्सीडेंट था थोड़ा ज्यादा बड़ा था, यानी बिल्कुल जो मेरी चेस्ट है
वो ऐसी घसीटते चली गई थी। लेकिन उस वक्त भी दोस्तों मैंने अपने परिवार को इसकी खबर उस वक्त होने नहीं दी। चुपचाप मैं घर पे आया, अपने कपड़े मैंने चेंज किया और फिर 2-3 दिन के बाद में जब मैं वो थोड़ा कराने लगा या फिर अपनी इलाज करने लगा, तब उनको समझ में आया। तो ईश्वर ने दोस्तों इतनी ताकत, इतना संयम मेरे अंदर में दिया, इसके लिए मैं अपने ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। शायद ये प्रोग्राम मुझसे यही अपेक्षा करता है कि सिर्फ दारू के मामले में संयम रखने से काम नहीं चलेगा। मुझे कहीं तो भी मेरी जो भावनाएं हैं उन पर भी संयम पाना पड़ेगा, अपने विचारों पे संयम पाना पड़ेगा, अपनी भाषा पे संयम पाना पड़ेगा। और यकीनन दोस्तों इस प्रोग्राम को अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो ये संयम मेरे अंदर में विकसित करने का जो काम है ये ए का प्रोग्राम करता है। ए की सेवा ने दोस्तों भर भर के दिया है मुझे, और आज भी दोस्तों मैं अपने आप को अलग नहीं करता। लोग बोलते भी है कि यार तुम इतना इन्वॉल्व कैसे होते हो, तो ए ने सिखाया है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। ए में आने के बाद इतना समय मेरे पास में है कि मैं इस समय का सदुपयोग कर सकता हूँ। मैं घर के सारे काम करता हूँ, ए के काम करता हूँ, अपने काम करता हूँ, और ये सारे काम मैं टाइम मैनेजमेंट की बदौलत करता हूँ दोस्तों। कहीं तो भी अगर मैं अपने आप पे बराबर संयम रखता हूँ, ए की सेवा में अगर लगे रहता हूँ, तो मेरी सोच भी अच्छी पॉजिटिव चलती रहती है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी दोस्तों एक चित्त शांति जो है वो मैं इन चीजों को अनुभव कर सकता हूँ। आज ऑडियो शेयरिंग के माध्यम से न जाने कहाँ दोस्तों मेरे अनुभव जाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि एक मेरे जैसा व्यक्ति जो एक समय में किसी के काम न था, किसी के काम में आ नहीं सका, लेकिन आज ए ने मुझे काम का बनाया। मेरे जो कटु अनुभव थे वो अनुभव दोस्तों आज कहीं ना कहीं किसी के काम में आ रहे हैं। तो आज मैं ए में अपने अनुभव के माध्यम से या फिर और किसी भी चीज की तरीके से ये देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों जो ए में मैंने पाया वो सिर्फ ए की देन है, और आज मुझे उसको लौटाना जरूरी है। बाहर मीटिंगों, जब शहर के बाहर जब मैं मीटिंग करता था दोस्तों, आज भी करता हूँ, तो अक्सर ख्याल आता था कि पिताजी की डेथ के बाद घर में कोई मेल मेंबर मेरे सिवा दूसरा है नहीं। माँ है, बीवी है, लड़की थी और मैं। तो कभी कभी ख्याल आता था कि यार एखादा मेल मेंबर अपने घर में रहना चाहिए था, ताकि मेरे अगर मुझे कुछ हुआ तो कोई एक सपोर्ट। लेकिन मैंने भगवान को कभी कुछ मांगा नहीं। ए में आने के बाद में ये बात सीखने को मिली कि डिमांड मत करना। अगर डिमांड नहीं करोगे तो भगवान जब चाहेगा आपका ख्याल रखने वाला है। और 1.5 साल के पहले मुझे एक लड़का हुआ दोस्तों, लड़की पहली 8 साल की, और अभी 1.5 साल पहले मुझे लड़का हुआ। तो ये चीजें दोस्तों, ये जो मिरेकल्स है ए के प्रोग्राम में होते रहते हैं। मैं अगर अपेक्षाएं न रखूं अपनी जिंदगी को, जो शुरू में मैंने सीखा था कि आप भौतिकता का घोड़ा, आध्यात्मिकता का घोड़ा अगर आगे रखना चाहते हो या भौतिकता की गाड़ी आगे रखना चाहते हो, तो मैंने इस चीज को उठाया। मैं पैसे के पीछे नहीं भागा दोस्तों। ए में आने के बाद मेरी बड़ी खराब परिस्थितियां थी शुरुआत में, पूरा जो गुडविल मैंने खराब करके रखा था, तो 1-1 रुपए के लिए मैं तंग था। बताया मैंने कि कभी कभी प्रोफेशन छोड़ देने के विचार आते थे। लेकिन ए के प्रोग्राम ने जो मुझे सिखाया कि आप भौतिकता के पीछे मत भागो, आप अपनी आध्यात्मिक रिकवरी पे काम करो। अगर आप आध्यात्मिक रूप से रिकवर हो जाओगे तो बाकी चीजें भी आपको धीरे धीरे हासिल होने वाली है। इन 13 सालों में मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि जो कुछ भी ए में लिखा है कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं। इसको मान के काम करना हमारे लिए कभी भी अच्छा है। आज मैं महसूस करता हूँ कि आज मेरा काम धंधा ठीक है, मेरे सोशल रिलेशनशिप जो मैं एक बायकॉट झेल रहा था सबका, वो आज बायकॉट नहीं है दोस्तों। आज लोगों ने मुझे अपना दिया। अपने प्रोफेशन में मैं बहुत ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन एक समाधानी सुखी लाइफ जीने लायक बिल्कुल भगवान मुझे देता है। आज कहीं तो भी दोस्तों ए में काम करने की वजह से एक सुकून मुझे मिलता है कि मैं किसी के तो भी काम आ रहा हूँ, और एक हैप्पी लाइफ आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों।